अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी, कल होने वाला इलेक्शन, उसके क्या रिजल्ट आए हैं, क्या नताइज आए हैं, उनके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, उस पर गुफ्तगू होगी। फिर उसके बाद ईरानी सदर पाकिस्तान के दौरे में है, उस उन्होंने क्या डील्स किए हैं, खित्ते में इसके क्या असरात होंगे। नवाज शरीफ साहब चाइना के दौरे पे जा रहे हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर पंजाब में जो तरक्की है इस वक्त, वो बड़ी अरूज पर जा रही है, उसकी वजूहात क्या क्या, नए प्लान्स आ रहे हैं, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक मर्द अव्वल का ट्वीट आया है, उस पर भी बात करूंगा आखिर में। सबसे पहले कल जो नताइज आए, एज एक्सपेक्टेड, मैंने अपने कल के व्लॉग में बता दिया था कि नून लीग लीड कर रही है। 16 में से 10 सूबाई असम्बली की सीटें नवाज लीग ने जीती हैं, क्योंकि 6, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, एक इंडिपेंडेंट है, उसमें एक आईपीपी के है, और पीपल्स पार्टी ने एक जीती है। और इस तरह कुछ मिल मिला के 6 अदर कैंडिडेट जीते हैं और 10 मुस्लिम लीग नून ने जीती है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस सारे इलेक्शन में कि मुस्लिम लीग नून ने वो तमाम सीटें रिटेन की है जो उन्होंने जीती हुई थी। इसके बरक्स 2018 में, जिसको कहा जाता है, नून लीग की तरफ से क्लेम किया जाता है कि रिग्ड इलेक्शन था, इसमें धांधली की गई, आरटीएस को बिठाया गया इमरान खान को जिताने के लिए। उस इलेक्शन में अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब अपनी लाहौर वाली सीट 1 महीने के बाद ही लूज कर गए थे। पेशावर वाली सीट उन्होंने छड़ी, वो भी वो लूज कर गए। तो इस तरह इमरान खान जो इनके इम्पोर्टेंट सीट्स थी वो इन्होंने रिटेन नहीं वो कर सके। 1 महीने में उनकी कारकर्दगी जीरो हो गई। साद रफीक साहब ने इनको हरा दिया। हालांकि उसके बाद भी माशाल्लाह जितने जो टाइम गुजरता गया सिचुएशन और वर्स होती गई। जितने बाई इलेक्शन इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट में हुए तकरीबन वो सब हारे। उसमें और भी काफ़ी इलेक्शन है। आपको डस्के का इलेक्शन याद होगा, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर धुंध में गायब हो गए, बड़ी देर बाद पहुंचे। फिर बड़ी उसकी सर्जनिश भी की जब वो केस खुला, तो बड़े हाई लेवल पे जाके बेइज्जत हो के वो इलेक्शन इमरान खान साहब हारे। वो चाहते तो इज्जत से भी हार सकते थे, लेकिन उन्होंने बेइज्जती से हार मानना काबिल कबूल समझा। बहरहाल कुछ रिजल्ट इसी तरह ही आए हैं। कल भी एज एक्सपेक्टेड नून लीग ने तमाम सीटें वो रिटेन की हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो बयानिया, या इमरान खान साहब का बयानिया, बिल्कुल दफन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल टर्न आउट जो जनरल इलेक्शन में था वो 41% था, इस इलेक्शन में वो 19% पर आ गया। ऑब्वियसली इस इन इलेक्शंस में कम रुझान होता है लोगों का, और इसमें कम एक्टिविटी होती है। गवर्नमेंट का भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। मैं कल के व्लॉग में बता चुका हूँ कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये एक टेस्ट केस था कि जो इमरान खान साहब जो क्लेम करते हैं कि ये धांधली की गवर्नमेंट है, धांधली से आई है, अगर ये धांधली से आई होती तो इमरान खान साहब ये सीटें जीते। इवन कि वो अपनी वजीराबाद की सीट जो छोड़ी गई, अहमद चट्ठा ने छोड़ी, वो सीट, वो जीती हुई सीट भी वो हार गए। उसमें अदनान अफजल साहब जीत गए हैं मुस्लिम लीग नून के। तो ये अब आप लोगों ने फैसला करना है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी किधर है। पर कोशिश काफ़ी की गई कि कुछ सिंपथी गेन की जाए, बड़ा शोरगुल भी हुआ पीटीआई की तरफ से। मरवत साहब ने जलसे भी किए आके, फुल एक्टिविटी ऑन की इन्होंने अपनी। फलक जवेद और ये जो दूसरी सनम जवेद है, फिर आबाद फरूक, इन्होंने काफ़ी सिंपथी लेने की कोशिश की। 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि आबाद फरूक जो उनसे वो गायब हो गए हैं। फिर जनाब बुशरा बीबी है, इनको जहर दिया जा रहा है, इमरान खान साहब की जान को खतरा है। इस पर ही बात करूंगा। जो एंड पे मर्द अव्वल ने जो ट्वीट किया है उसमें थोड़ी सी बात करूंगा। तो बहरहाल इस तरह की सिंपथी गेन करने की कोशिश की गई जो कि एंड पे काम नहीं आई, और पीटीआई को बड़ी बुरी शिकस्त हुई। ये बजोड़ में इनकी सीट जीती हुई वो आज़ाद कैंडिडेट जीत गया, जिसको पीटीआई ने टिकट नहीं दी। दोनों का मुकाबला, दोनों
पीटीआई की थे, एक को टिकट मिली एक को नहीं मिली, लेकिन इतना गलत फैसला वहाँ पे किया इन्होंने, जो जिसको टिकट नहीं दी वो आज़ाद खड़ा हो गया और वो जीत गया। पता नहीं है वो पीटीआई ज्वाइन करता है या नहीं करता। बहरहाल ये हालात है इनके। सिर्फ एक सीट इन्होंने जीती है, जो जनाब अली अमीन गंडापुर के भाई हैं फैसल अमीन, वो जीते हैं एक सीट। बाकी इसके अलावा खातर का कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। ये बलोचिस्तान में भी वही सीटें उन लोगों ने जीती हैं जो पहले जीती हुई थी, एक मुस्लिम नून ने जीती है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे परवेज लाई थे। परवेज लाई, अच्छा मुझे ना बड़ा दुख होता है इस खानदान को देख के, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बड़ी ठाठ थी इस खानदान की। चौधरी बरादरान नायब वज़ीर आज़म रहे परवेज लाई, फिर चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। इनके नून लीग से बड़े मरासम थे, इनके पीपल्स पार्टी से बड़े मरासम थे। गुजरात की एक शान थी, बड़ी ऊंची पग थी इनकी। आबद रजा एक वाहिद मुस्लिम लीगी है जिसने इनको टक्कर दी। अदर देन दैट इनको आज तक किसी ने हार्ड टाइम नहीं दिया। इनका एक असर रसूख है भारत। अच्छा, उस खानदान की औरतें जिस तरह पोलिंग स्टेशनों में जाके रुल रही हैं, लोगों से वोट मांग रही, उनकी औरतें इलेक्शन प्रोसेस में आ गई, इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए। कभी सोचा नहीं था कि इस खानदान की औरतें बाहर आएंगी और सर सर नंगे करके गुजरात की गलियों में फिरेंगी। ये क्यों मुमकिन हुआ कि इस खानदान के दरमियान जब उम्मत मुस्लिमा का लीडर आया इमरान खान, तो ऐसी दरारें डली इस खानदान में कि पिछली उनकी सारी खानदानी रिफाकत, खानदानी इज्जत और एहतराम वो ख़त्म हो गया। अब दो खानदान आपस में लड़ पड़े। परवेज़ लाई साहब का मुकाबला था अपने भांजे मूसा लाई के साथ, बदतरीन शिकस्त हुई। गो के उसमें काफ़ी वीडियोस आई हैं, उसमें धांधली हुई है, मैं इस पर बात नहीं करता। वो धांधली हो सकता हुई हो, इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। कुछ वीडियोस फुटेजेस आई हैं जिसमें वो दिखाया जा रहा है कि वोट पहले से डाल दिए गए हैं, जबकि असल कॉपी में से सिर्फ 20 वोट निकले हैं। इस तरह की वीडियोस भी है। कुछ वीडियो पे ओवर जो उनसा रिएक्ट किया जा रहा है, जो ऑफिसर होता है इलेक्शन पोलिंग ऑफिसर होता है, वो स्टैंप्स लगाता है आपकी हर वोट की पर्ची के। ये क्योंकि मैंने खुद भी प्रैक्टिस की है एक्सरसाइज, तो जब आप वोट की पर्ची लेते हो तो वो उसके पीछे वो स्टैंप्स लगाते हैं और फिर वो साइन भी करता है। तो इस तरह की वीडियोस को भी वो मैनिपुलेट किया जा रहा है कि धांधली हो रही है, वो खुद ठप्पे लगा रहा है। तो बहरहाल वो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने बनाना है। कुछ जगहों पे वाकई जेन्युइन लग रहा है वीडियो से कि धांधली हुई है, मैं इस पर बात नहीं करता। बहरहाल एक बुरी शिकस्त हुई उधर। डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। परवेज लाई साहब को तकरीबन 5-6 हज़ार वोट पड़े और मूसा लाई को 40,000 से अब वोट पड़े, तो कोई कंपैरिजन नहीं था। और यही हाल जनाब मुनस लाई साहब का हुआ। मुनस लाई वो वाहद गुजरात का सपूत है जो लड़ाई मुकाबला करने की बजाय भाग गया, स्पेन में बैठा हुआ है और सारी तहरीक अपने बाप को जेल में 80 साल का बूढ़ा, मुझे तरस आता है, वो जेल में बैठा सड़ रहा है और बेटा बाहर याशी कर रहा है। इस डर से नहीं आ रहा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि गुजरातियों की एक हिस्ट्री है, एक शान है कि वो तो मुकाबला करते हैं, वो तो डटते हैं। गुजरातियों का नाम बदनाम करें मोनसलाई साहब, बाहर बैठ के लड़ रहे हैं। उनको चाहिए था वो आए कि मेरे बाप को छोड़ो, मुझे पकड़ो, मेरे पे मुकदमे बनाओ, मेरे पे जुल्म करो जो करना। वैसे मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के आला हुकाम से कि परवेज लाई पे रहम किया जाए। जिस तरह इंसानी हमदर्दी दिखाई है आपने बुशरा बीबी के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में, परवेज लाई एक ज़ईफ शख्स हैं, बूढ़े हो चुके हैं, कुछ बीमारियां भी उनको हैं, तो प्लीज़ उन पर रहम किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। इस खानदान का पहले ही शरेजा बिखर चुका है, लड़ाइयाँ झगड़े पड़ गए हैं ऐसे ऐसे। शायद वो कभी अब सुलझे ना सुलझे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लीडर जैसे इनके घर में आया, इनके दरमियान आया, जैसे तबाही फेर दी है शरीफ खान चौधरी खानदान की। अब इनकी लड़ाइयाँ मजीद बढ़ रही हैं आए दिन।
तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वो ये 2 सीटें थी मेरे नज़दीक, कि परवेज़ इलाही क्या परफॉर्म करते हैं और मुनस इलाही साहब क्या परफॉर्म करते हैं, जो स्पेन में बैठे उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इनको बुरी तरह शिकस्त हुई। लाहौर में नून लीग ने आराम से अपनी सीटें जीती, किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आईपीपी भी अपनी वो सीट जीत गई, शोएब सदीक साहब इजीली जीत गए। बाद की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है, नवाज शरीफ साहब चले गए हैं चीन। अब वो लोग किधर हैं जो कहते थे नवाज शरीफ वापस लंदन आ रहा है, सियासत ख़त्म हो गई, दफन हो गई, नवाज शरीफ अब दोबारा कभी नहीं सियासत में आएगा, वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अब 5 रोज़ा दौरे पे जा रहे हैं, जनाब इसहाक डार साहब भी उनके साथ जा रहे हैं, वहाँ पे मीटिंग्स फिक्स हो गई हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड वहाँ पे फैसले करने हैं। चीनी कंपनियों को बाकायदा ब्रीफिंग दी जाएगी, उनसे ब्रीफिंग ली जाएगी कि किस तरह पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने हैं। आई डेलीगेशन से मुलाकातें भी उधर होंगी, और चीन जिस तरह पहले ही पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब को बड़ी कदर की निगाह से देखता है, तो ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बाकी मुल्कों में भी नवाज शरीफ साहब जाएंगे। अब नवाज कल ये इलेक्शन होता है, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 700 पॉइंट्स ऊपर चली जाती है। फिर पंजाब में जिस तरह ये तरक्की हो रही है, मरीम नवाज जिस तेज़ी से काम कर रही है, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ। अभी आज ये खबर आई है 33,000 प्राइमरी स्कूलों में मरीम नवाज फ्री मील देने जा रही है। जो 33,000 प्राइमरी स्कूल है पंजाब का, उसमें अब फ्री मील मिलेगा बच्चों को, एक वक्त की रोटी देना। ये एक इनकलाबी इकदाम है अगर ये हो जाए। फिर सोलर सिस्टम की बात हो रही है, पंजाब ट्रांसपोर्ट में 6 अरब की लागत से नई बसें आ रही हैं उधर, जो मुख्तलिफ शहरों में मेन सिटीज़ में चलेंगी। ई बाइक्स दी जा रही हैं। तो पंजाब की इकोनॉमी इस वक्त फुल चल रही है, फुल रिदम के साथ, जिस तरह एक मजा व सियासतदान चलाता है। लग रहा है कि मरीम नवाज के पास वो सारे प्लान मौजूद हैं जिससे उसे पंजाब को बूस्ट करना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है पंजाब के लोगों के लिए। अगर ये तसलसल बरकरार रहा तो पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह इस बाई इलेक्शन में नज़र आ गया कि पीटीआई अपना वो वोट बैंक रिटेन ही नहीं कर सकी, वो अपना वोटर भी नहीं निकाल सकी, तो बयानिया कोई नहीं था उनके पास लड़ने के लिए, बेचने के लिए कुछ राय नहीं, कोई लाश ही नहीं मिली, तो उन्होंने क्या सियासत करनी। अब ईरानी प्रेसिडेंट जो आए हुए हैं पाकिस्तान में, 10 अरब की तजारत के हुजम पे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि 10 अरब तक बढ़ाएंगे। पाकिस्तान और ईरान पुरानी दोस्ती है। अब मेरा यहाँ पे पीटीआई वालों से सवाल है, जो अमेरिका की मदद से ये गवर्नमेंट आई थी, क्या वो इसलिए शहबाज शरीफ साहब को लेके आए थे कि वो 10 अरब रुपए का मायदा ईरान से करेगी ट्रेड के हवाले से? कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। जिस तरह आप झूठे प्रोपेगेंडा इस गवर्नमेंट के बारे में करते हैं, ये कच्चा आपका खुल रहा है। जो कट्टे आपने खोले थे अब वो नज़र आ रहे हैं। झूठे प्रोपेगेंडा आप करते हैं, उससे क्या होता है? पाकिस्तान की बदनामी होती है और तो कुछ नहीं होता। लेकिन आप ये देख लें जी, अमेरिका की मदद से जो गवर्नमेंट आई है उसने ईरान के साथ मायदा कर लिया। यही चाहता था अमेरिका कि ईरान के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात बेहतर हों। अब सऊदी अरब के साथ 17 अरब रुपए की पाकिस्तान के मायदे हुए हैं। ये पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव इकोनॉमी इंडिकेटर्स हैं। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी मज़ीद बेहतर होगी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन पे भी काबू पाया जाएगा, इसको कंट्रोल किया जाएगा, प्राइसेस नीचे आएंगी, फ्यूल प्राइसेस नीचे आएंगी। तो अच्छे की उम्मीद है। फिलहाल पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं कि पाकिस्तान सही सिमत में जा रहा है। फिर मर्द अव्वल का आज ट्वीट आया है, मुराद सईद, जिन्होंने, उनको बड़ा दर्द है अपने लीडर इमरान खान साहब का, और बिशरा बीबी का होना भी चाहिए। जिस पोस्ट पे वो रहे हैं, जिस जिस तरह की कुर्बत उनकी इमरान खान साहब से रही है, जिस तरह की एफर्ट उन्होंने की है, वो बड़ी देर आया चलें दुरुस्त आया। अफगानिस्तान में बैठ के उन्होंने ट्वीट किया जी इमरान खान साहब की जान को खतरा है, स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है। बीबी के साथ भी यही मामला है, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो बड़ा ही बुरे हालात हैं। अब मुराद सईद साहब को तकलीफ़ क्या है इमरान खान साहब की और बीबी की? अब ये एक
फिर सिंपथी गेन करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पहले से शुरू हो गई थी। इस इलेक्शन, बाई इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब ने धमकियां दी, जनरल आसिम मनीर को धमकियां दी, बड़ी उन्होंने कोशिश की इसको उठाएं, लेकिन क्योंकि वो टीम मौजूद नहीं है जो एक बयानिया बना सकती। इमरान खान साहब जेल में हैं, नुकरे लगाया हुआ है, जेल में भी उनके साथ थोड़ा सा कैदियों वाला सलूक हुआ तो चीखें निकल गई इनकी। तो अब मुझे लग रहा है, ये मेरी जाती राय है, कि पीटीआई अब ये दावा करेगी कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए और इनको मुल्क से बाहर इजाज़त दी जाए इलाज की। ये मेरी जाती राय है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जहर से ना मरे। पीटीआई को तो अब एक लाश चाहिए, वो लाश मिल नहीं रही, चाहे वो बीबी की हो चाहे इमरान खान साहब की हो। लेकिन कुछ इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जिंदा निकलें। अब यही कुछ सूरत हाल नवाज शरीफ साहब के साथ भी रही है, और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब को गवर्नमेंट ने बाहर जाने दिया। ये हाई प्रोफाइल केसेस के, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, फिर इसको डील का नाम दिया जाता है और फिर कहा जाता है एक डील के तहत ये गए हैं। लेकिन अब देखें इमरान खान साहब के साथ क्या होता है। अब पीटीआई एक ट्रेंड बनाएगी, मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में, कि इलाज के बहाने से इनको बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल जिस तेज़ी से अदालतों से इनको रिलीफ मिल रहा था, वो थोड़ा स्लो डाउन भी हुआ है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने व्लॉग्स में कि इमरान खान साहब जितनी मर्जी जमानतें लेके बाहर आ जाएं, इनको बाहर निकाला नहीं जाएगा। इन पे कोई ना कोई नया मुकदमा डाल दिया जाएगा, नई इंक्वायरी खुल जाएगी। फिलहाल उनके चांसेस लग नहीं रहे, क्योंकि वो अच्छे बच्चों वाला बिहेव कर नहीं रहे अभी। जब तक वो अच्छे बच्चे नहीं बनेंगे तब तक वो बाहर नहीं आएंगे, और वो अच्छे बच्चे तब बनेंगे जब अच्छे बच्चों की तरह बिहेव करेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ये समझेगी कि इमरान खान साहब के बाहर आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान स्टेबल है, तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इस साल तक ये प्रैक्टिस, ये काउंसलिंग उनकी हो रही है। अब देखना है कि इमरान खान साहब कितनी जल्दी इसको सीखते हैं। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि लीडर कभी भी जेलों से और मुकदमात से ख़त्म नहीं होते, लीडर का वोट बैंक कभी ख़त्म नहीं होता। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, नवाज शरीफ साहब जब 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 उनको निकाला मुल्क से बाहर, उनको मुल्क बदर किया गया, कि लीडर को वोट वोट की ताकत से रिजेक्ट किया जा सकता है, अदालती फैसलों से, ये पाबंदियों से आप लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते लीडरान को। तो इमरान खान साहब के बारे में भी मेरा यही ख्याल है कि वोट की ताकत से आप इमरान खान साहब को हराएं। ये जितने जाली मुकदमात हैं ये ख़त्म होने चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को भी सोचना चाहिए कि एक लीडर की तरह बिहेव करें। पाकिस्तान के मफादात में जो चीज़ें होती हैं उस पर सियासत ना करें, और अपनी पार्टी को भी मना करें। आपने हेलीकॉप्टर के नाम पे 98 करोड़ आपके हेलीकॉप्टर का खर्चा था, जो बनी गाला से वज़ीर आज़म हाउस आता था, जिसमें आपका कुत्ता भी आता था साथ, आपका नाश्ता लेके आता था, पहले जिस पे 55 रुपये किलोमीटर आपके फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि वो पड़ता है सिर्फ, उसका उसका बिल आया 98 करोड़। आपने इस टैक्स पेयर के लोगों का सिर्फ हेलीकॉप्टर पे लगाया। अगर आपको कौम के दर्द का एहसास होता ना तो आप ये ना करते। लेकिन क्यों? क्योंकि आप ट्रेनिंग आपको ठीक नहीं दी गई, इस्टेब्लिशमेंट की गलत चॉइस थी, उसको भुगता पूरे पाकिस्तान ने भुगता, और अब तक भुगत रहे हैं। जो इस वक्त इकोनॉमी के हालात हैं इमरान खान साहब, ये आपकी वजह से ही है। और अभी भी आपको अक्ल नहीं आ रही, आप कुछ सीख नहीं रहे। कुछ चीज़ों पे आपने यू टर्न ले लिया है, जैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आपने यू टर्न लिया है, वो थूक के चाटा है आपने। इंशाल्लाह अनकरीब आपको नवाज शरीफ के साथ भी बैठना पड़ेगा, आपको पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठना पड़ेगा। बैकडोर आपने कोशिश की पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करने की, लेकिन नहीं हो सके, क्योंकि सियासत में इतनी मुनाफिकत चलती नहीं है जिस तरह आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत सेनेट इलेक्शन नहीं है कि आप बैकडोर वोट ले लें और बाद में आप फिर कहें कि हम अलहदा हमारे तो नुक्ता नज़र अलहदा है। सियासत में बाय फेज आपको बैठना पड़ता है, मिलना पड़ता है, अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है। आप तो सबको चोर चोर डाकू डाकू कह रहे हैं, आपको अपने अलावा कोई अच्छा लग ही नहीं रहा इस वक्त पाकिस्तान में।
तो ये खुद पसंदी से जब तक आप नहीं निकलेंगे, आप पाकिस्तान की डायनामिक्स के हिसाब से सियासत नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल है। तो आपको चाहिए इस वक्त पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की प्रोस्पेरिटी की बात करें, तो फिर आप इस इंतखाबी अमल में, इस पाकिस्तान की इंतखाबी पॉलिटिक्स में दोबारा री एंट्री आपकी हो सकती है। अदरवाइज़ आप कब तक ये आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे? आपकी सारी टॉप लीडरशिप इस वक्त नहीं है आपके पास, इर्द गिर्द वकील हैं जिनको पता ही कुछ नहीं सियासत का। तो बराए मेहरबानी पीटीआई को होश के नाखून लेने चाहिए। इनके इस वक्त जो एडवाइज़र हैं या पुराने लीडर हैं ना, उनको इमरान खान साहब को समझाना चाहिए, इस पर डिबेट करनी चाहिए कि किस तरह हम अपनी पॉलिसी गो थ्रू करें, रीस्केड्यूल करें, रीथिंक करके इसको चेंज करके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना एक रोल प्ले करें। ये था आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया तो फिर इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया।